हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, बट हम दोनों सेल्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, है ना, दोनों सेल्स किन किन में पाई जाती है हमें, है ना, द organisms which belongs to the prokaryotic group and the animals or living organisms which belongs to the eukaryotic। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स वो सेल जिसे हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, जब अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई उस समय जो सबसे सिंपलर सेल बनी, दैट सेल वाज प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कोई भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल था वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन यूकैरियोटिक सेल, है ना। सेम मतलब बहुत सिंपल होती है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। अब एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके पास में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। देखिए क्या क्या नहीं रहेगा उसके पास, एक तो न्यूक्लियस नहीं रहे और दूसरा उसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मतलब जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, इनके खुद के पास अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऑर्गेनेल्स के पास में इस तरह के कोई भी ऑर्गेनेल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका पूरा का पूरा काम जो है वो कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े अपन, आगे देखें। तो देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने पूरी सेल को बाउंड कर रखा है बाहर से। एक सेल वॉल है, अगर वो एनिमल सेल को बिलोंग करती है तो सेल वॉल है। दूसरा इसमें जो साइटोप्लाज्म है विथ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है इधर उधर। न्यूक्लियोइड है, कैप्सूल और फ्लैजेला एंड पिलाई, ये विलाई जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। कुछ में है कुछ में नहीं है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। एक आइडियल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जब हम देखें तो कुछ इस तरह का हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देता है। देखिए एक सेल है, सेल में कुछ फ्लैजेला है, कुछ पाइलस है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियोइड, रिमेंबर न्यूक्लियस नहीं, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट यहां पर बच्चों हमें न्यूक्लियस की जगह क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोइड मिल रहा है। मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, बट सम क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के सेंटर में कुछ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें जो कि सेल को पूरी तरह से बाउंड किए हुए हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है जो बाहर हमें वुडी कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेल वॉल है। कैप्सूल है, ये पूरा वाइट कलर का जो कैप्सूल जो पूरी की पूरी सेल को इनगल्फ किए हुए रहता है ना। और राइबोसोम से छोटे 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 स्ट्रक्चर्स जो कि किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ये सबसे मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ द सेल, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल,
है ना, कि जब अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट हुई, जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ बिगिनिंग में, उस टाइम पर जो सेल बनी वो सेल थी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में धीरे 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 लेबर डिवीजन हुआ, कंपार्टमेंटेशन बना, मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स बने। ये सब बनने के बाद में फिर अभी मॉडर्न में हमें जो यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेल, वो सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर हम बाहर से और अंदर से देखें तो हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें कुछ फ्लैजेलम है, कुछ पीलिया है, फिर उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, और यहाँ पर देखो हमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हुआ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। रफली अगर हम बात करें तो रफली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमें। अब हम आते हैं मोस्ट एडवांस और डेवलप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक में हमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है उसमें, है ना, लेकिन यूकैरियोटिक में इतने सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो अब हम एक एक करके सिंगल सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि कौन कौन से मेल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक सेल में। तो देखो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है सबसे सेंटर में, वो है न्यूक्लियस। किसी भी सेल का सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। फिर आते हैं न्यूक्लियस के सबसे पास में राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन राइबोसोम्स जो बहुत छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसमें आती है हमारी पहली मेंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह से बच्चों, इस तरह से अगर जैसे ये एक सेल है, सेल के सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह का न्यूक्लियस से लगा हुआ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कहीं कहीं पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स जहां जहां पर प्रेजेंट होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है डिजिटल इंडिया में, है ना। जहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां जहां पर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, जहां जहां पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्जी अपरेटस आते हैं, वेसाइकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोस्केलेटन है। ये हमारे पास में सेल के सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स के बारे में बच्चों हम डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइटोस्केलेटन, अगर इनकी पोजीशंस की हम बात करें किसी भी सेल में कि कौन कौन सा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा विजिबल हो जाए। हाँ, अब ठीक है। देखिए जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये पूरी की पूरी एक सेल है। सेल में साइटोस्केलेटन मतलब इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो सेल को एक शेप देते हैं।
है ना, उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपको कुछ येलोइश या जो रेडिश कलर की ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 ये स्ट्रक्चर्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब जितनी भी एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, बनती है एनर्जी, वो पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। फिर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस है, ये जो बीच का सेंटर पोर्शन दिख रहा है हमें, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा ऐसा पॉइंटेड। इस छोटे से पॉइंट वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इधर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, फिर राइबोसोम्स जो इधर जगह जगह पॉइंटेड फॉर्म में डिलीवर्ड है, उन्हें हम कहेंगे राइबोसोम्स। फिर ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से लगी हुई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके भी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ ईआर, मतलब वो जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। एक स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर गोल्जी बॉडी, या इसी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा आउट स्केच डायग्राम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, कि एक यूकैरियोटिक सेल में मेन कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़े हम, अब हम वन बाय वन सभी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस को समझते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो काम है वो क्या है, आइसोलेट्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। डीएनए बच्चों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि काम करता है एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स ऑल द सेल्युलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड थ्रू द डीएनए। DNA directs controls the activities of the cell. DNA determines which type of RNA are made. अब DNA डिसाइड करता है कि किस तरह का RNA डेवलप होना चाहिए, है ना। RNA मेजरली अगर हम बात करें बच्चों, तो 3 तरह का RNA प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। एक होता है हमारा rRNA, जिसको राइबोसोमल RNA बोलते हैं, जो राइबोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। एक होता है tRNA, ट्रांसफर RNA, और एक होता है mRNA, मतलब मैसेंजर RNA। ये 3 तरह के RNAs होते हैं। इन RNAs को कब सिंथेसाइज करवाना है, कितनी क्वांटिटी में सिंथेसाइज करवाना है, ये सारे के सारे डिसीजंस लेता है DNA। फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर एनवेलप में होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है पूरी, जो कि न्यूक्लियस के पूरे मटेरियल को कवर करके रखती है। जिस तरह से सेल के आसपास मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल्युलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन द सेम वे द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। 2 फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स विथ प्रोटीन लाइन पोर्स। अब ये न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो बना किसके लिए रहता है, किसका बना होता है, तो वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स का, मतलब 2 लेयर जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, और प्रोटीन लाइन पोर्स, प्रोटीन वाले छोटे छोटे पोर्स उसके अंदर होते हैं। ईच पोर इज अ रिंग ऑफ 8 प्रोटीन विथ एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द रिंग। और जो प्रोटीन की जो रिंग होती है वो 8 प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर। जिस तरह से सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड फिल है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो इस तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर फेसिंग साइटोप्लाज्म, ये ऊपर और नीचे 2 लिपिड बाइलेयर है, एक नीचे की तरफ जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, और ऊपर जो है बाइलेयर फेसिंग साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है एक उसकी तरफ और एक न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। और इस तरह से
जो पोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर पोर, है ना, ये परमिएबल बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आरएनए के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए।